नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। मधुबनी से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार के मुताबिक 13 अगस्त की रात लड़की अपने घर के पास ही चापाकल पर थाली धोने गई थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठे 4 युवकों ने उससे अगवा कर लिया और इसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। परिजनों का कहना है कि रात भर उनकी बेटी गायब रही और अगले दिन सुबह घर के पास ही बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसे झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर झंझारपुर थाने में 4 युवकों पर नाबालिग लड़की को अगवा करने और उसके साथ गैंगरेप के आरोप में नामजद केस दर्ज किया गया है। दिया गया कल थाना में कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ 3-4 लड़कों के साथ में उनके साथ मिलकर के गलत व्यवहार किया है। इस संदर्भ में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। गांव में संग्राम की ये तस्वीर सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर की है, जहां एक मामूली विवाद में गांव के लोग ही एक दूसरे पर टूट पड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रामीण आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने सरकारी जमीन को कब्जा करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगा दिया था, जिसको लेकर गांव के 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया था। हालांकि सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बाबा साहेब की प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विवादित स्थल से हटाया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित जगह पर बाबा साहेब की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाएगा। दलित समाज के द्वारा प्रतिमा बिठा दिया गया था, लेकिन जो है वो बिहार सरकार जमीन में है, जो कि असंवेदनशील है। और चूंकि पीछे जो है वो जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो लोग विरोध पकड़ कर रहे हैं, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। मधुबनी जिले में बेनीपट्टी अनुमंडल के किसान पहले जहां बाढ़ की तबाही से परेशान थे, वहीं अब खाद की कालाबाजारी से परेशान हो रहे हैं। खासकर नेपाल सीमा से सटे हरलाखी प्रखंड के किसानों का कहना है कि खाद विक्रेताओं की कालाबाजारी के चलते यहां के किसानों को सही दाम पर खाद नहीं मिल पाता है। किसानों का ये भी आरोप है कि खाद विक्रेता मनमाना मुनाफा कमाने के चलते साइकिल और बाइक के जरिए चोरी छिपे खाद की बोरी नेपाल सप्लाई करवाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमावर्ती इलाके में न सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी साइकिल और बाइक पर खाद की ढुलाई होती रहती है। समस्या तो ये है जो यहाँ नेपाल विलेक हो रहा है और यहाँ किसान सब मर रहा है। सब नेपाल जैसे 800-900 का 1000 रुपये बोरा मिलता है, वो लोग सप्लाई कर देता है। हालांकि कृषि विभाग का कहना है कि जहां कहीं भी शिकायत मिल रही है, उस इलाके में खाद दुकानों के स्टॉक की जांच की जा रही है। गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ देश दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर धनबाद में एक माता पिता अपने 4 महीने के नवजात के लिवर की बीमारी से परेशान है। मासूम आरव लिवर के गंभीर बीमारी से ग्रसित है। गरीब माता पिता अपने जिगर के टुकड़े का इलाज कराने में असमर्थ हैं। ऐसे में अपने नवजात के इलाज के लिए सरकारी कार्यालय से लेकर हर एक शख्स से मदद की गुहार लगा रहा है। डॉक्टरों ने 40 दिन के अंदर पैसे का जुगाड़ कर इलाज कराने को कहा है। आरव की जिंदगी बचाने के लिए महज 29 दिन बचे हैं। डॉक्टरों ने उसके लिवर ट्रांसप्लांट के लिए करीब 25 लाख रुपए खर्च होने की बात कही है। हालांकि कुछ समाज सेवी मदद करने में जुट गए हैं। लिवर ट्रांसप्लांट का कोई मतलब कि इलाज ही नहीं है, तो डॉक्टर हमें 40 दिन का समय दिए हैं कि 40 दिन के अंदर मतलब कि लिवर ट्रांसप्लांट कराना होगा, जिसमें से कि 11-12 दिन पार हो चुके हैं। माता पिता में किसी को लिवर की बीमारी हो तो बच्चों में इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जांच करवाने से बचा जा सकता है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल रॉयल गार्डन जैना मोड़ में स्वतंत्रता दिवस के दिन जमकर मारपीट हुई थी। न्यूज 18 पर खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद प्रशासन और वन विभाग की नींद खुली और रॉयल गार्डन के मालिक पर जारीडी थाने में आपदा के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं फिलहाल गार्डन में लोगों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया गया है।
दरअसल 15 अगस्त को लोग घूमने आए थे। इसी दौरान युवती से छेड़खानी को लेकर विवाद हो गया। विवाद ऐसा गहराया कि ये युवक आपस में ही गुत्थम गुत्था होने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे। इस दौरान चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। 15 अगस्त को रॉयल गार्डन में इन सरफरों के बीच घंटों मारपीट और हंगामा होता रहा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने पार्क खोलने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी पार्क को खोला गया। अब उम्मीद है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के चहाल सहित विभिन्न इलाकों में सादे पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। बड़े बड़े अवैध माइंस के माध्यम से पत्थर को निकाला जा रहा है और इसे विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। बताया जाता है कि अक्सर रात के अंधेरे में ट्रक और लॉरी के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। यहाँ चल रहे खदान का लीज नहीं है, फिर भी अवैध तरीके से उत्खनन चल रहा है। बावजूद अभी तक प्रशासन इस बेलगाम अवैध पत्थर उत्खनन पर लगाम लगाने में असमर्थ है। पत्थर माफियाओं के सामने प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है। पत्थर का चाहल में अवैध कारोबार होता है, लेकिन पता नहीं कहां से लोग आते हैं और ले जाते हैं, लेकिन ये होता है, रेगुलर होते आ रहा है काफी दिनों से। और मतलब कितने ट्रक ले जाते हैं, मतलब सप्ताह में? उसका लिमिट नहीं है, कब कितना ले जाता है हम लोग देखते नहीं, लेकिन ये चल रहा है काफी दिनों से। गिरिडीह में ये काला कारोबार कोई नया नहीं है। अक्सर पुलिस छापेमारी भी करती है, लेकिन फिर से अवैध कारोबारी उसी काम में जुट जाते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की जा रही है। पैक्सों को राज्य सरकार ने कई व्यवसाय शुरू करने की सुविधाएं दी हैं, लेकिन उसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा। ज्यादातर जगहों पर पैक्स में अनियमितता जारी है। गोपालगंज में कटैया प्रखंड के बेलही खास पैक्स को और व्यापार मंडल में भी यही हो रहा है। बड़े पैमाने पर धान और गेहूं खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ पर वैसे किसानों के नाम पर धान की खरीद की गई, जिनके पास न तो जमीन है और न ही रहने के लिए एक पक्का मकान। हजारों क्विंटल धान की खरीद तो की ही गई, साथ ही साथ करोड़ों रुपए का उठाव भी कर लिया गया। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि भूमिहीनों के नाम पर यह घोटाला कैसे किया गया। गया बैठा कोई अकेले किसान नहीं है, बल्कि इनकी तरह दर्जनों किसान इस गांव के ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन उसके नाम पर धान की खरीद की गई। नीतीश सरकार गांव के विकास को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन सरकारी लापरवाही की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही। ऐसी ही तस्वीर मुंगेर से सामने आई है, जहां लाखों खर्च कर तारापुर प्रखंड में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया, लेकिन यह भवन सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। केवल 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को झंडोत्तोलन कार्यक्रम के लिए ही इसे खोला जाता है। यही नहीं, अब तो यह भवन जर्जर भी हो चुका है। जिस भवन का निर्माण ग्रामीणों की सुविधा के लिए किया गया था, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लोगों को न काटने पड़े, इसे लेकर जिस भवन को 6 साल पहले लाखों खर्च कर बनवाया गया था, वो आज बदहाल है। सरकारी लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी है। तो यहाँ किसी दिन मुखिया बैठे हैं आज तक, जबकि 5 पंचायत के मुखिया बैठने का है, लेकिन यहाँ अभी तक एक मुखिया कभी दर्शन नहीं होता 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़कर। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि जल्द ही पंचायत सरकार भवन की स्थिति दुरुस्त कर दी जाएगी। सिमडेगा में जिला प्रशासन पंचायतों के विकास का खाका तैयार करने में जुटा है। राज्य और देश को सबसे अधिक हॉकी खिलाड़ी देने वाले करंगागुड़ी गांव से सटे सेवई पंचायत के कई टोले आज भी विकास से वंचित हैं। डीसी ने सेवई पंचायत के कई भागों का पैदल ही भ्रमण किया, साथ ही इलाके में कमियों और समस्याओं को बारीकी से देखा। उन्होंने इलाके के विकास के साथ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का खाका तैयार किए जाने की बात कही। जेन्युइनली वहाँ पर बहुत ही बुरा कंडीशन में वो कनेक्टिविटी का पॉइंट था, इश्यू है। तो SCA फंड से भी हम लोगों ने दिया है 2 PCC, और हम लोगों ने इसके द्वारा भी कल्याण विभाग की राशि से भी वहाँ पर लंबाई उसको हम लोगों ने घूमा और टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सलीमा टेटे इसी पंचायत के बगल के गांव बड़की छापर की है, जहां विकास के बयार पहुंचने से अब सेवई पंचायत का भी विकास हो रहा है। कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूरी है, लेकिन झारखंड में एक गांव के लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। गिरिडीह के देवरी प्रखंड का ये गांव है, जहां लोगों को अभी तक
कोरोना वैक्सीन के बारे में पता तक नहीं है। जंगलों और पहाड़ों में बसे केंदुआ कोला गांव में करीब 800 ग्रामीण निवास करते हैं, लेकिन लोगों को अभी तक कोरोना का टीका नहीं लग सका है। यहाँ के लोग अभी तक कोरोना महामारी के बारे में जानकारी तक नहीं है। वहीं जहाँ लोग दूसरे डोज का टीका ले रहे हैं, तो केंदुआ कोला गांव में पहली डोज के लिए भी कैंप नहीं लग सका है। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी सुध नहीं ले रहे, जिसकी वजह से वो कोरोना के साए में रहने को मजबूर हैं। अभी तक गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप नहीं लगाए जाने पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि सरकार का साफ आदेश है कि हर पंचायत भवन और गांव में कोरोना टीका कैंप लगाया जाए। राजधानी पटना में गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने आदर्श नौका परिचालन नियमावली 2011 का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। नियमों के तहत बिना निबंधन गंगा में नाव का परिचालन पर रोक है। साथ ही किसी भी परिस्थिति में नाव पर ओवरलोडिंग नहीं करना है और सूर्यास्त के बाद नावों को नहीं चलाना है। लेकिन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैरान करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। भारी संख्या में लोग नाव पर बैठे नजर आ रहे हैं। ना इन्हें कानून का डर है और ना ही अपनी जान की परवाह। नाविक भी जिला प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइंस को ताक पर रखकर पैसे की उगाही के लिए जान का सौदा कर रहे हैं। नाव जा रहा है, ठीक है सब। रात में 9 बजे के बाद भी नाव जा छोटा नाव का दिक्कत होता है। हाँ, 12 नाव का नहीं दिक्कत है, इस पर ऐसा मशीन है। तो सुना आपने, ग्रामीण भी इससे लापरवाह है, लेकिन ये लापरवाही जान पर आ सकती है। भागलपुर का हवाई अड्डा इन दिनों बाढ़ विस्थापितों का शरण स्थली बना हुआ है, जहां बाढ़ के कारण घरों से बेघर हुए लोग अपना अस्थायी आशियाना बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं। भारी मुश्किलों का सामना करते हुए किसी तरह यहां रह रहे लोग जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। प्लास्टिक के चंद टुकड़ों में विस्थापितों की जिंदगी सिमटी है। दिन की रोशनी में तो इधर उधर भटक भी जाते हैं, लेकिन रात की अंधेरी इन्हें डराती है। लेकिन जिंदगी है तो जंग है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से यहां राहत शिविर लगाया गया है और सामुदायिक किचन के माध्यम से इन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार व्यवस्था का मौजूद अधिकारी दम भरते हैं। बहरहाल, जिस तरह से गंगा उफान पर है और नित्य नए इलाकों में तबाही का मंजर रच रही है, वो डरा तो रही ही है। जिंदगी बचाने की ये जद्दोजहद विस्थापितों को जीवटता भी वरदान कर रही है। पूर्वी चंपारण जिले में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दिया है। जिले में लगातार 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश और नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण नदियां एक बार फिर से उफान पर है, जिससे छौड़ादानो और आदापुर प्रखंड के गांव चौथी बार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र स्थित पसाह नदी का बांध पानी के दबाव से 5 जगहों पर टूट गया, जिसके बाद कई पंचायतों के 2 दर्जन से अधिक गांवों के किसान की धान की फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। खेतों के बाद अब गांव में भी बाढ़ का पानी फैलने लगा है। निचले इलाकों के घरों और गांवों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। यहाँ के लोग चौथी बार बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इस बार आई बाढ़ किसानों के लिए प्रलयकारी साबित हो रही है। ये क्षेत्र धान फसल के लिए प्रमुख माना जाता है। किसानों ने अपनी हिम्मत पर चौथी बार फसल लगाई, लेकिन किसानों की फसल 3 बार बाढ़ ने निगल लिया और अब चौथी बार भी बाढ़ फसल को बर्बाद करने पर उतारू है। नवगछिया में रिंग बांध अब तक 200 मीटर तक ध्वस्त हो चुका है। गंगा के पानी से जलमग्न इलाके में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। बिंदटोली के बुद्धूचक के तमाम स्पर पर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का दबाव है। डीएम अपने पूरे दलबल के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल रविवार को रिंग बांध का सुरक्षा कवच जैसे ही ध्वस्त हुआ, वैसे ही बांध में जमा पानी आंधी तूफान की रफ्तार से नवगछिया के गांव की ओर बढ़ने लगा। इस्माइलपुर और डेम्हा के बीच बने रिंग बांध का करीब 80 मीटर हिस्सा बीचों बीच टूटकर बह गया। उस खाली हिस्से से बांध का पानी इतनी तेज रफ्तार से बहने लगा कि आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया।
बांध का पानी आसपास के खेतों को तहस नहस करते हुए इस्माइलपुर और गोपालपुर के गांव में जा घुसा और वहां भी जबरदस्त तबाही मचाई। बाढ़ ने इंसानों के साथ मवेशियों को भी परेशान कर दिया है। पानी की वजह से घास और चारे का संकट खड़ा है और ऐसे में ट्रेन पशुपालकों के लिए बड़ा सहारा बनी है। खगड़िया स्टेशन पर पहुंच रही ट्रेन का नाम तो पटना कटिहार इंटरसिटी स्पेशल है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग इसे घास ट्रेन के नाम से जानते हैं। ट्रेन की बोगी की हर खिड़की के पास आपको घास का बोझा लटका हुआ मिल जाएगा। ये बाढ़ग्रस्त इलाके के पशुपालक हैं जो नवगछिया के नारायणपुर से सुबह इंटरसिटी ट्रेन से हरा चारा लाने के लिए बरौनी के आसपास के इलाकों में पहुंचते हैं और घास लेकर वापस इसी ट्रेन से घर आते हैं। घास की वजह से यात्रियों को परेशानी तो होती है, लेकिन पशुपालकों के लिए उनकी परेशानी मवेशियों की परेशानी के सामने कुछ भी नहीं। खगड़िया में गंगा नदी कहर बनकर टूटी है, जिस वजह से मैदानी इलाकों में भी पानी भर गया है और ऐसे में चारे का इंतजाम बमुश्किल ही हो पा रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से मुंगेर के असरगंज प्रखंड क्षेत्र के चोरगांव, ढोल पहाड़ी और अमैया गांव के लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी का साम्राज्य नजर आता है। लोगों के घरों में पानी आने की वजह से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीणों को खाने पीने और पशु के चारे की घोर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं अभी तक बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। इस वजह से ये बेहद परेशान हैं। मुंगेर में एक तरफ बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा इस बाढ़ में मौज मस्ती से बाज नहीं आ रहे। ये नजारा किसी वाटर पार्क का नहीं बल्कि नेशनल हाईवे 80 का है, जहां बाढ़ का पानी करीब 2 फीट तक चढ़ चुका है और इसी पानी में युवा NH 80 पर मौज मस्ती करते आपको नजर आ जाएंगे। लखीसराय सदर प्रखंड का टाल क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा और हरुहर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से दर्जनों गांव का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोग जल कैदी बनकर रह रहे हैं। बाढ़ के चलते लोगों को भोजन के साथ पशुओं के लिए चारे के लिए भी बमुश्किल यहाँ पर कोई इंतजाम हो पाता है। न्यूज 18 की टीम बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने नाव से टाल इलाके तक पहुंची तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। गंगा में लगातार जलस्तर में वृद्धि के बाद जिले के बढ़ैया प्रखंड में सैकड़ों लोगों का आशियाना डूब चुका है। सड़कों पर पानी का बहाव तेज है। कई जगहों पर सड़क टूट चुकी है और लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे आवागमन करने को विवश हैं। गांव में मैंने 54 गांव वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो एक तरह से जल कैदी कर सकते हैं या जल पल्लवित भी कर सकते हैं। प्रभावित परिवारों को भोजन सहित अन्य सरकारी मदद का समुचित इंतजाम नहीं होने से लोग हलकान हैं। राखी के त्योहार में रेशम के धागे का खास महत्व है। जीविका दीदियों के स्पेशल राखी की बाजार में डिमांड भी खूब है। चाइनीज राखियों के मुकाबले देसी रेशम की राखियां बनाकर जीविका दीदियां अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। ये तस्वीरें गोड्डा की हैं, जहां जीविका दीदियां देसी राखी बनाने में जुटी हैं। यहां की जीविका दीदियों ने रंग बिरंगे आकर्षक राखियां का कारोबार शुरू किया है। इनके राखी बनाने का तरीका इससे और भी खास बना रहा है। बेकार पड़े साड़ी के कतरन से कारीगरी कर ढेरों राखियां बनाई गई हैं। इन महिलाओं ने राखियों के कारोबार की शुरुआत गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह की कलाइयों पर राखी बांधकर की। आत्मनिर्भरता की मिसाल देते हुए महिलाओं ने अधिकारियों के सामने राखियों का सैंपल पेश किया। सेल यही करना है, इसको सेल को भी हम सब का और आगे बढ़ाने के लिए हम सब चाह रहे हैं कि और हम सब का दीजिएगा तो बिजनेस हम सब इसमें बढ़ाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत गांव की महिलाएं बेकार कपड़े से राखियां बना रही हैं। 1 महीने ही शेष रह गए हैं जब गया जी में पितरों की तृप्ति के लिए लगने वाला पितृपक्ष मेला शुरू होगा। अगर मंजूरी मिली तो ये मेला 19 सितंबर 2021 से शुरू होकर 1 पखवाड़े तक चलेगा। कोरोना के इस काल में मेला लगेगा या नहीं ये अभी संशय में है। वर्ष 2020 में मेले की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन और गया पाल पंडा समाज के बीच बैठकें हुई। अचानक बिहार के सभी मेले को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया। पिछले वर्ष जिन पिंडदानियों को आना था उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी।
इस साल भी कोरोना काल का असर इंसानों के साथ आत्माओं पर भी पड़ा है। भूतों का पहाड़ कहा जाता है प्रेतशिला पहाड़ को, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार भूखी पितृपक्ष मेले पर संशय बरकरार है और ऐसा हुआ तो फिर पिंडदान भी नहीं हो पाएगा। लाखों की संख्या में पूरे देश में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। अब तो विदेशियों की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी नजर आती है, लेकिन मेला नहीं लगा तो फिर लोग आएंगे कैसे? ग्रामीण इलाकों की बेटियां भी टैलेंट के मामले में किसी से कम नहीं हैं। बस जरूरत है शहर की तरह ही गांव में भी संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने की। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड स्थित अवारी गांव की सैकड़ों बेटियों ने इस बात को सच कर दिखाया है। दरअसल अवारी गांव में KCS फाउंडेशन नामक एक सामाजिक संस्था काम कर रही है, जिसके द्वारा पिछले करीब 2 साल से गांव की बेटियों के कौशल विकास के लिए काम किया जा रहा है। अब तक इस संस्था की मदद से 600 से अधिक स्कूली और कॉलेज की छात्राओं को अपने गांव में ही सिलाई, कटाई और मधुबनी पेंटिंग की निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी बदौलत ग्रामीण इलाके की बेटियां भी आत्मनिर्भर और सशक्त हो रही हैं। मधुबनी के अवारी गांव में बेटियों के कौशल विकास के लिए किए जा रहे काम से आसपास के लोग भी प्रभावित हैं। पीएम के आत्मनिर्भर भारत की अपील का असर गांव तक में दिख रहा है। अवारी गांव भी इसकी वानगी है। ये वही उल्लू है जिसे पौराणिक कहानियों में धन की देवी लक्ष्मी का वाहन बताया गया है। ये मांसाहारी जीव चूहे, छछूंदर और हानिकारक कीड़े मकोड़ों का शिकार करने वाला प्रकृति का सफाई कर्मी भी है। मलेशिया में तो किसान फसल बचाने के लिए उल्लू पालते हैं, जबकि भारत में दीपावली पर तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के फेर में लोग उल्लू को मार देते हैं। बहरहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये उल्लू 7 किलो का है। झारखंड के गिरिडीह जिले के धोतो गांव में मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने इसे देखा और इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। फिर काफी मशक्कत के बाद उल्लू को पकड़ भी लिया। ये उल्लू देखने में इतना खतरनाक है कि कुछ पल के लिए लोग भी इसे पकड़ने से डर रहे थे। हालांकि ग्रामीणों ने पकड़कर इसे अपने पास रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि दिन में उल्लू को पकड़ना आसान होता है, क्योंकि दिन में इसे दिखाई नहीं देता। इस अनोखे उल्लू को देखने के लिए अगल बगल के गाँव से भी लोग आ रहे हैं। न पंडित, न पुरोहित, न मंत्रोच्चार, न डीजे की धुन पर नाचते दूल्हे के रिश्तेदार और न छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेने वाले दूल्हे के फूफा या मौसाजी। यहाँ कुछ भी नहीं। ये शादी उन तमाम शादियों से बिल्कुल जुदा थी। ईश्वर को साक्षी मानकर दूल्हे ने चुटकी भर सिंदूर से दुल्हन की मांग सजाई और दोनों 7 जन्म के बंधन में बंध गए। एक दूजे के सुख दुख के साथी बन गए। कोरोना काल ने शादी विवाह समारोह का स्वरूप बदल दिया है, लेकिन ये तस्वीरें कोरोना प्रोटोकॉल से आगे की कहानी कहती हैं। शादी के आडंबर और तड़क भड़क को ठेंगा दिखाती ये तस्वीरें बिहार के शेखपुरा से आई हैं। समाहरणालय स्थित हनुमान मंदिर के पास बिना ताम झाम के रविंद्र यादव ने शादी रचाई। शादी में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करते देखा गया। सादे समारोह में हुई शादी में न पंडित, न बारात और न बैंड बाजा, सिर्फ ईश्वर को साक्षी मानकर शादी संपन्न हुई। शादी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। खास बात ये कि शादी पूरी तरह से दहेज मुक्त थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। संस्कार है, लेकिन सबसे बड़ा संस्कार है कि हम समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, जमीन पर एक बुजुर्ग का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने डांसरों की टोली ब्रेक डांस कर रही है। मौत के बाद भी डीजे पर भोजपुरी गाने का कानफोड़ शोर जारी है और उसकी धुन पर 2-2 डांसर ठुमके लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो कटैया बाजार का है। घर के बुजुर्ग की मौत हुई है, मौका मातम का है, लेकिन किसी के चेहरे पर न तो शोक और न हमेशा के लिए खोने वाले के लिए दुख, बल्कि बीच सड़क पर खुलेआम मौत का तमाशा कर रहे हैं ये लोग। कटैया बाजार की सड़क पर निकली बुजुर्ग की शव यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के दिनों में जब से गंगा नदी के पानी ने छपरा के गांव को डुबो दिया है, तब से इन गांव में रहने वाले इन छोटे छोटे बच्चों ने
बाढ़ के पानी में ही मनोरंजन का जरिया ढूंढ लिया है, जहां वो सुबह उठते ही पहुंच जाते हैं और घंटों गोते लगाने के खतरनाक स्टंट करते रहते हैं। लेकिन सावधान, सैलाब के पानी में ये धमाचौकड़ी इन नौनिहालों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 4 दिन चल रहा है। पानी में तैर रहे हो, डर नहीं लगता है? डर लगता है। तब तैरना जानती हो? पिछले 1 सप्ताह के दौरान जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के उसी सैलाब ने जब जनजीवन की रफ्तार रोकी, तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी उफनती धारा में कूद पड़े और कभी गोते लगाने लगे।